तो हम यहाँ पर ईएनटी का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम ना बेसिकली ईएनटी को अलग अलग ईयर, नोज और थ्रोट को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो बेसिक किसी भी चीज की फाउंडेशन होती है एनाटॉमी उसकी, है ना। तो जब तक हमको ईयर की एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो हम ईयर की एनाटॉमी को भी अलग अलग पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ये क्या क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ तक एक्सटर्नल ईयर होता है, कहाँ से कहाँ तक मिडिल ईयर होता है और कहाँ से कहाँ तक इंटरनल ईयर होता है, वो भी आपको पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा। और उसके बाद मैं एक्सटर्नल ईयर को डिटेल में कवर करने वाला हूँ, उसके बाद मिडिल ईयर को, उसके बाद इंटरनल ईयर को। तो ये हमारा एक पैटर्न रहेगा यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक्सटर्नल ईयर की एनाटॉमी। उससे पहले एक बार बेसिक आपको मैं लेआउट दे दूं कि यहाँ से यहाँ तक तो एक्सटर्नल ईयर होता है। देखिए एक्सटर्नल ईयर कहाँ से शुरू होता है, जो आपको बाहर दिखता है आपका एक्सटर्नल ईयर होगा, पिन्ना वाला पार्ट होगा। उसके बाद ये जो कैनाल आता है यहाँ पर, ये कौन सा है, पिन्ना वाला पार्ट है। ये जो कैनाल आता है यहाँ पर, ये कौन सा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है, तुम्हें पता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मैं देखिए ऐसे का अगर देख रहा हूँ तो ये ऐसे जा रहा है ना, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो आएगी वो एक तो इस तरफ से इसको फेस करेगी, किसको, एक्सटर्नल ईयर को, अंदर की तरफ से मिडिल ईयर को करेगी। तो इसका आउटर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का भी आउटर पार्ट किस में आता है, हमारा एक्सटर्नल ईयर में आता है, और इनर पार्ट मिडिल ईयर में आता है। आइए बात समझ में। तो ठीक है, ये देखो यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ तक ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई। तो ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, हमारा एक्सटर्नल ईयर बनाते हैं। और ये एक इनलेट बनता है, ये एक बेसिक वो है स्कीमेटिक डायग्राम है। मिडिल ईयर ऐसा दिखता नहीं है, सिंपल सा होता, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये पूरा मिडिल ईयर आता है, जिसमें से ये ऑसिकल्स आते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, तीनों ऑसिकल्स आएंगे। और यहाँ पर ये यूस्टाचियन ट्यूब जा रही है, और दूसरे भी स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, हम जब फेशियल नर्व भी इसके अंदर आती है, तो हम उसकी बात अभी करने वाले हैं डिटेल में। जब मिडिल ईयर को पढ़ेंगे तब हम इसके अंदर से स्ट्रक्चर्स की भी बातें करेंगे। तो बेसिक चीजें ये है। और इसके बाद अंदर की तरफ इनर ईयर आता है हमारा, जहाँ पर सिर्फ सुनने वाला स्ट्रक्चर ही नहीं होता, बैलेंस, बॉडी को बैलेंस कराने वाले स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं यहाँ पर, एज्यूम कर लो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं यहाँ पर। और कॉक्लिया होता है, मेन सेंसरी ऑर्गन होता है हियरिंग का, ठीक है ना, कॉक्लिया रहेगा यहाँ पर, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, और बाकी दूसरे स्ट्रक्चर्स उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनर ईयर पढ़ेंगे। तो आपको एक बेसिक फाउंडेशन मिल गया कि सर कि यहाँ से यहाँ तक तो एक्सटर्नल ईयर होता है, इतना ही जरूरी था हमको, ठीक है ना। चलो आज हम पढ़ते हैं क्या, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के तीनों पार्ट, उसमें से पहले पार्ट को मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ, वो कौन सा है, हमारा पिन्ना वाला पार्ट। तो मैं आपको पहले पिन्ना के बारे में एक दो खास बातें बताऊं कि पिन्ना ना ये किससे बना है, कार्टिलेज का बना है यार, ये पूरा किसका बना है, कार्टिलेज का बना है ये पूरा। सिर्फ एक दो स्ट्रक्चर्स को छोड़कर, दो स्ट्रक्चर्स बेसिकली, दो स्ट्रक्चर्स को छोड़कर ये पूरा का पूरा पिन्ना ना किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज से बनने का नुकसान भी है, और नुकसान क्या है कि हम इसमें ना वो क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर इसकी सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्जरी करेंगे, आपको पता है कि कार्टिलेज हील करने में कितना बहुत टाइम लेता है। तो जो एक दो चीज जगह बच गई ना, वो हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स हो जाएंगी किसकी, इंसिजन की या सर्जरी की, ठीक है। तो मैं आपको भी दो स्ट्रक्चर्स के नाम भी बताऊंगा कौन से होते हैं, बाकी हम बाकी दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करेंगे। तो आप इस ईयर को तो देखो ही देखो, साथ ही साथ अपने इस उंगली को अपने कान पर भी चलाते रहना, ताकि आपको खुद भी क्लियर हो कि हम किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, हेलिक्स से। क्या है ये, हेलिक्स, देखो ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, ठीक है। तो ये हेलिक्स है, ये पूरा बाहर वाला एरिया, इसमें भी ये कुछ ऊपर जाने वाला पार्ट है, तो इसका नाम क्या है, असेंडिंग हेलिक्स, ठीक है। और ये नीचे आने वाला एरिया है, ये कौन सा है, डिसेंडिंग हेलिक्स। हेलिक्स की बात हो गई। अब इसके अंदर भी एक और बाउंड्री जा रही है, दिख रही है, हाँ दिख रही है सर, फील भी हो रही है। तो ये कौन सी बाउंड्री है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी हेलिक्स, ठीक है, एंटी हेलिक्स। अब ये हेलिक्स जो था ना, ये यहाँ पर जाकर तुम अपने कान में देखो, यहाँ पर एक डिप्रेशन सा बना देता है, बना देता है ना, बना देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी ट्रैगस, एंटी ट्रैगस। फिर ट्रैगस क्या होता है सर, ट्रैगस ये होता है जो तुम देखो, ये कान के, ये जो कान में उभार आ रहा है ना, उभार, डिप्रेशन नहीं, उभार, ये जो उभार आ रहा है ये कार्टिलेज का ही उभार है, और इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं अपन, ट्रैगस। तो ट्रैगस और एंटी ट्रैगस में डिफरेंस समझ में आया मेरे को, बिल्कुल आया सर। अब देखो कि ये जो एंटी हेलिक्स था मेरा, ये जा करके आगे की तरफ, पीछे की तरफ जाकर के एक तरह से किसमें, दो खांच में डिवाइड हो जाता है। उंगली डाल के देखो, इसके अंदर दो खांच में डिवाइड हो जाता है। तो इसकी वजह से ये अपर लिप होती है, अपर लिप, और ये लोअर लिप होती है, ठीक है ना। और ये दोनों के बीच में जो एरिया बनता है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर एरिया। ट्रायंगुलर दिख भी रहा है, ट्रायंगुलर बोलने की कोई जरूरत है नहीं हमको, ठीक है, ट्रायंगुलर एरिया। ये बात हुई हमारी। अब मैं बताऊं आपको कि ये वाला पार्ट देखो, जो ये उभार था, हमने इसको क्या बोला था, ट्रैगस बोला था ना, इसके जस्ट ऊपर ही ऊपर एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसाइसियुला टर्मिनालिस। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है हमको, ठीक है ना, इंसाइसियुला टर्मिनालिस।
इतनी बात हो गई। अब क्या रह गया हमारा, हाँ देखो ये जो हेलिक्स है और एंटी हेलिक्स है ना, इसके बीच में एक एरिया होता है, ठीक है, फोसा होता है एक तरह से, डिप्रेशन है ना यार, तो उसको फोसा बोलते हैं यहाँ पर। तो उस फोसा का नाम क्या है, स्केफोइड फोसा, याद रखना ये भी, स्केफोइड फोसा, ठीक है। और ये जो एंटी हेलिक्स के नीचे भी एक डिप्रेशन आ रहा है, वो भी एक फोसा ही है ना, उस फोसा को, वो भी कार्टिलेज है एक तरह से, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया है, सिम्बा कॉन्का। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, सिम्बा कॉन्का, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। ये स्ट्रक्चर रह गया हमारा, ये कौन सा, लॉब्यूल वाला पार्ट। यहाँ जहां पर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैंने इनको ऐसे कवर, इनको रेड लाइन से क्यों मार्क किया, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी एक्सटर्नल ईयर के जो पिन्ना है उसके लगभग स्ट्रक्चर्स किसके बने हैं, कार्टिलेज के बने हैं, है ना, बने हैं ना। तो उनमें से भी एक दो स्ट्रक्चर ऐसे थे जो कार्टिलेज के नहीं बने थे, वो ये दोनों है, ठीक है। ये कार्टिलेज का नहीं बना है, यहाँ पर सिर्फ स्किन होती है, इसके पीछे दूसरे टिश्यूज होते हैं, कार्टिलेज नहीं होता है सर। और यहाँ पर लोब्यूल होता है, इसमें देखो तुमको कार्टिलेज फील, यहाँ पर अलग ही कार्टिलेज फील होगा इस पूरे एरिया में, इन दोनों एरियाज में अलग ही। कार्टिलेज की पहचानने की सबसे खास बात क्या होती है, कार्टिलेज जो होता है ना स्किन से एकदम चिपका रहता है, चाहे तुम नेजल सेप्टम की बात, नोज की बात कर लो, सॉरी बोन की बात कर लो, सॉरी कार्टिलेज की बात कर लो, सॉरी हाँ, यहाँ पर ना कार्टिलेज जो होता है ना वो नीचे नीचे में होता है, तो तुम एक बार प्रिक करके देखो, तुम्हारी स्किन प्रिक नहीं होगी, बोन के ऊपर वाली स्किन प्रिक हो जाएगी, सेम यहाँ पर है। तो ये जो एरिया है ना जो कार्टिलेज से चिपका है, ये प्रिक नहीं होती स्किन, है ना, करके देख लो, नहीं हो पाएगी। यहाँ की हो जाएगी इस डिप्रेशन की, जिसका नाम क्या है, इंसाइशियल टर्मिनलिस। यहाँ लोब्यूल की भी हो जाएगी, इसका नाम क्या है, लोब्यूल वाली, ठीक है ना। तो ये पहचान भी होती है कार्टिलेज कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये दोनों एरियाज है जहाँ पर कार्टिलेज नहीं है, याद रखना है। मैं एक बात इसके बारे में जरूर बताऊंगा, इंसाइशियल टर्मिनलिस के बारे में, याद रखना ये वाला पॉइंट भी। इंसाइशियल टर्मिनलिस ये वो एरिया है जहां पर हम कान के अंदर घुसते हैं, किसके लिए, सर्जरी के लिए। कोई भी सर्जरी हो गई, मतलब कोई भी दिक्कत हो गई कान में, वो कौन सी दिक्कत होती है हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंसिजन दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कौन सा इंसिजन, लैम्पर्ट वन इंसिजन, लैम्पर्ट इंसिजन, लैम्पर्ट इंसिजन याद रखो, या फिर इसका दूसरा भी नाम है एंडोरल इंसिजन, एंडोरल इंसिजन, एंडोरल अप्रोच, अप्रोच या इंसिजन एक ही बात है, ठीक है। एंडोरल इंसिजन या एंडोरल अप्रोच, अप्रोच एक मतलब कि सर्जरी की अप्रोच है, इस यहाँ से इंसिजन लगाकर के हम अंदर घुसते हैं, ठीक है। हम पूरे ईयर में देखो यहाँ पर क्यों नहीं घुसते, यहाँ पे आप इंसिजन लगा कर क्या लोगे, कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से कहाँ जाओगे, यहाँ से हम काट के ईयर के अंदर घुसते हैं, ठीक है ना, सर्जरी करने के लिए। लेकिन हम इसको इतना यूज क्यों नहीं करते, हम यहाँ से घुसते हैं पीछे से, पीछे से घुसते हैं, उस इंसिजन का नाम होता है पोस्टोरल इंसिजन, हम उसकी बात भी करेंगे आगे चल के। तो प्रेफर ये इसका ना व्यू तो अच्छा होता है, ठीक है ना, इसका व्यू तो बहुत अच्छा होता है, मतलब व्यू इन द सेंस कि किसी सर्जन को ईज तो होती है ये सर्जरी करने में, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या आती है, कॉस्मेटिक रीजंस, जो हमारी फीमेल्स है या फिर हम मेल्स भी हो गए, हमको अच्छा नहीं लगेगा कि अगर यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट लगा है, यहाँ पे सर्जरी हो रखी है, सूचर हो रखा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जबकि कान के पीछे अगर कोई सूचर होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस सूचर, इस पोस्टोरल इंसिजन की खास बात क्या होती है, कॉस्मेटिकली तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन डॉक्टर को, एक सर्जन को बहुत अच्छा व्यू मिलता है सर्जरी करने के लिए, तो एक दूसरा अच्छा पॉइंट हो गया। और उसकी एक और खास बात है पोस्टोरल इंसिजन की, हम उसकी बात अभी कर लेते हैं, यहाँ पर इंसिजन की बात चली रही है तो, ठीक है, पोस्टोरल इंसिजन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको दो रीजन बताए कि हम ये क्यों करते हैं इसके कंपैरिजन में। हालांकि इसमें भी व्यू अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि व्यू अच्छा नहीं है इसमें, बट ये कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं है, और तो इसलिए कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं है, यही मेन रीजन है आजकल, ठीक है ना, कि क्यों नहीं कर रहे हैं एंडोरल इंसिजन। पोस्टोरल इंसिजन इसलिए कर रहे हैं कि कॉस्मेटिकली अच्छा है ये। दूसरा रीजन मैंने क्या बताया आपको कि इसमें सर्जन को व्यू अच्छा मिलता है, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, ठीक है। तीसरा रीजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर काम में आता है हमारे, कि हम जब ये सर्जरी कर रहे होते हैं ना यहाँ से काट के, तो टेम्पोरल जो मसल होती है, टेम्पोरलिस मसल होती है, पूरी टेम्पोरल बोन ही है यहाँ पर, तो जो इसके ऊपर जो मसल होती है ना, इसके ऊपर का हम फेशिया थोड़ा सा हटा देते हैं। पहली बात, ये सर्जरी करते क्यों है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है हमारी रप्चर हो गई मान लो, तो हम या तो सीधा भी घुस सकते हैं यहाँ से, लेकिन उसमें क्या होता है ना, हम कहीं से ग्राफ्ट लेकर, कहीं से स्किन का ग्राफ्ट लेकर के आएंगे, और उसके बाद व्यू भी इतना अच्छा नहीं है, तो इस सर्जरी को तो इतना प्रेफर करते नहीं है। हम कहाँ से घुस रहे हैं, पीछे से घुस रहे हैं, यहाँ से घुसेंगे, इसके पीछे से ना कान के अंदर आएंगे, यहाँ पे आएंगे सुपीरियर वॉल से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की यहाँ तक आएंगे, और इस रप्चर को जो यहाँ पे परफोरेशन हो गई है ना, उसको ठीक करेंगे। तो मेरे को तुम बताओ ऐसा कि व्यू अच्छा था एक तो यहाँ पर, और एक खास बात थी कि हम जब यहाँ से घुस रहे होते हैं ना, टेम्पोरलिस मसल आती है, उसके ऊपर फेशिया होता है, टेम्पोरलिस फेशिया नाम का, तो हम उसके ऊपर की जो फेशिया को होता है ना, थोड़ा सा काट लेते हैं और रख लेते हैं उसको, और जब हम यहाँ पहुंचते हैं ना इस रप्चर के पास, इस जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर है, तो उस फेशिया का यूज करते हैं उस रप्चर को कवर करने के लिए।
खास बात क्या होगी, अब इसका नेगलेक्ट मतलब कि इसको बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि हमारी बॉडी का ही हिस्सा है टेम्पोरल स्पेशिया, समझ में आ रही है बात। तो इसलिए ये अच्छा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए कि सर यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है हमको, एक कॉस्मेटिकली अच्छा, पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर कि भाई यहाँ पर इंसिजन हुआ किसी को दिखेगा ही नहीं, अरे बात समझ में। तीसरा पॉइंट क्या मिल गया यहाँ पर कि यहाँ पर टेम्पोरल स्पेशिया मिल जाता है हमको, ठीक है ना, और वो सर्जरी के दौरान ही मिल जाता है, इसलिए हमको कोई दूसरा इंसिजन देने की भी जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम यहाँ से करेंगे तो टेम्पोरल स्पेशिया नहीं मिलेगा, कहीं और से ग्राफ्ट लाने के लिए कहीं और इंसिजन देना पड़ेगा, अरे बस समझ में। इसमें एक ही इंसिजन से काम चल जाता है, क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर है एकदम। तो मैंने इंसिजन को डिटेल में बता दिया, थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है तो हमको समझना चाहिए इन सब चीजों को। तो आपको पिना समझ में आया पहली बार कि यहाँ पर कितने कितने पार्ट्स थे, एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, कि किस किस पार्ट में कार्टिलेज नहीं होता है, क्या क्या होता है। और यहाँ से हम सीधा इस हम कहाँ घुसेंगे, एक्सट्राऑर्डिनरी कैनाल के अंदर घुसेंगे, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, आइए बस सुनने। तो मैंने मेरी तरफ से ये किसको क्या नाम है, पिन्ना को कवर कर दिया है। यहाँ पर ट्रायंगुलर फोसा इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर फोसा एरिया इंपॉर्टेंट है, स्कैफोइड फोसा इंपॉर्टेंट है, सिम्बा कॉम का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एंटी ट्रैवस हो गया, इंसाइसिलर टर्मिनालिस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आते हैं अब हमारे सेकंड स्ट्रक्चर पर। मैं इसको इंसिजन वाले पार्ट को एक बार रब कर देता हूं, इसी को क्लिनिकल पॉइंट है, याद रखना। अब आते हैं हमारे सेकंड स्ट्रक्चर पर, किस पर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये है हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। तो हम ना इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, किसमें बांट रहे हैं, दो हिस्सों में बांट रहे हैं। किस बेसिस पर बांट रहे हैं कि इसका रूट कैसा है, रूट मतलब कि ये ना जब इस कान से यहाँ तक आई तब तो ये कार्टिलेजिनस थी, ठीक है, कार्टिलेजिनस कहाँ तक है, इतने हिस्से तक, और ये बाकी जो पूरा हिस्सा है ये बोन के अंदर है, इसलिए ये बोनी पार्ट हो जाता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का। तो हम बात करें किसकी, ये 1/3 हिस्सा, 1/3 जो हिस्सा होता है ये कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है, और बाकी का बचा हुआ 2/3 कैसा होता है सर, बोनी पार्ट होता है, आगे बात समझ में, बोनी पार्ट होता है। अब मैं आपको बताऊं इसकी खास बातें क्या है और इसकी खास बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है यार ये भी, है ना, तो हमें पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैं बताता हूँ कि जो ये 1/3 एरिया है, ये पहले बात करें इसकी पूरी की लेंथ कितनी है, 24 मिलीमीटर, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये 24 मिलीमीटर। तो आप मुझे मैथमेटिक्स लगा करके बताओ कि इस 1/3 का 24 का 1/3 कितना होता है, 8 मिलीमीटर। तो समझ में आता है कि ये इतना 8 मिलीमीटर ही होगा, ठीक है, और 24 में से 8 घटा दो तो कितना बच गया, 16 मिलीमीटर ही होगा। आपसे वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि बोनी पार्ट की एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की कितनी लेंथ होती है, तो 16 मिलीमीटर बोल देना, इसकी पूछेगा तो 8 मिलीमीटर बोल देना, ठीक है ना, इतना ही समझ में आना चाहिए हमको। और मैं पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि मैंने तो ये सीधा बना दिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मैंने सीधा बना दिया, बट ये सीधा थोड़ा ना होता है, ये ऐसे एस शेप का होता है। कैसे शेप का होता है सर, एस शेप का होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस शेप का होता है ये। इसकी लेंथ मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इसके मैंने 2 पार्ट बता दिए आपको। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका कि इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी विड्थ कितनी होती है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है। ये भी चीजें पूछ लेता है कभी कभी वो, मतलब कि आप लिख के आ सकते हो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में। लेंथ कितनी होती है इसकी, 10 मिलीमीटर होती है ये लंबाई, लेंथ इन द सेंस कि वो ये लेंथ नहीं, एक तरह से मैं बताऊं आपको, ऐसे लेंथ, ये लेंथ, ये ऐसे लेंथ, आ रही है बात समझ में, एक मिनट, लेंथ विड्थ और थिकनेस, एरिया एक तरह से 10 मिलीमीटर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेंथ होती है 10 मिलीमीटर, ब्रेड्थ होती है इसकी 8 मिलीमीटर, और थिकनेस होती है इसकी 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये डायमेंशंस जो होती है ना इसकी नहीं होती है, क्योंकि इसकी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की होती है, थोड़ा मिक्सअप हो गया, माफी दीजिएगा। इसकी डायमेंशंस मैंने आपको बता दी है, 24 मिलीमीटर की होती है, ये 8 मिलीमीटर की है, 16 मिलीमीटर की है, इतना याद रखना है। उस पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अभी हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब पढ़ेंगे ना, इन्हीं डायमेंशंस को मैं फिर से लिखूंगा, ठीक है, तो मुझसे गलती हुई है। ये एस शेप की होती है, इतनी बात याद रखनी है, 8 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 24 मिलीमीटर, डायमेंशंस कवर हो गई हमारी, ठीक है। और अब यहाँ पर इस कार्टिलेजिनस पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर हमारी हेयर सेल्स, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स कौन से, सीबम सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स, और सीबम सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स हो गए, सीरुमिनस ग्लैंड्स हो गए, यहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो क्या बनाएंगे, एक तरह से ईयर का वैक्स बनाते हैं, ईयर में वैक्स
मैल जमा हो जाता है ना, वो वैक्स जो होता है वो ये ग्लैंड्स बनाते हैं। ये ग्लैंड्स सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट में, ये हेयर सेल्स भी सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट में होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सही, इतना बात तो हमें समझ में आ गया। अब हम क्या बताएं आपको, ये जंक्शन था ना जो किसका, कार्टिलेजिनस पार्ट का और बोनी पार्ट का, इसके जंक्शन पे भी कुछ फोरामेन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 से 3 के करीब होते हैं वो फोरामेन। फोरामेन मतलब छेद से होते हैं, छोटे से। अब छेद है तो मतलब कि इन साइड से इंफेक्शन होने के चांस होते हैं। आइए बात हमने इतना क्लियर रहना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि फोरामेन, फोरामेन, इन फोरामेन्स का नाम क्या है? देखो ये फोरामेन जो प्रेजेंट है ना, छेद है यहाँ पर, जंक्शन पे प्रेजेंट है यार, ये दोनों किसके जंक्शन पे, कार्टिलेजिनस और बोनी पार्ट के जंक्शन पे। इनका नाम भी दिया गया है, इनका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ सेंटोरिनी। मैं इनको संतारानी बोलता हूँ, तो इनका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ संतारानी। सेंटोरिनी है ऑफ कोर्स, बट याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, एक तरह से थोड़ा सा हटके हो जाता है वर्ड संतारानी। ठीक है, फोरामेन ऑफ संतारानी, ये भी, ये दोनों फोरामेन ऑफ संतारानी है। बोनी, इतना कार्टिलेजिनस पार्ट इतना ही था। अब हम आ जाते हैं किस पे, हमारे कार्टिलेजिनस पार्ट, सॉरी बोनी पार्ट पे। बोनी पार्ट की क्या खास बात है? तो ये लॉन्ग होता है, लेंथ इसकी ज्यादा होती है, और ये कनेक्टिंग लिंक है, मतलब ये कनेक्ट कर रहा है किसको, हमारे एक्सटर्नल ईयर को, किससे? मिडिल ईयर से सर। इसके बाद मिडिल ईयर शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? तो ये एक पॉइंट क्या हो गया कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, मिडिल ईयर के और एक्सटर्नल ईयर के बीच में। और क्या खास बातें हैं इसकी, इसके ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कहो या फिर इसके, इसी कैनाल के, इसी एक्सटर्नल कैनाल के बोनी पार्ट के टर्मिनल एंड से 6 मिलीमीटर लेटरल साइड में। देखो एक्सटर्नल कैनाल कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बॉडी के मीडियल साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। yes, अब मैं बता रहा हूँ कि इसका टर्मिनल जो एंड है उससे 6 मिलीमीटर लेटरल साइड पर एक नैरोइंग हो जाती है। ये कितने पर है? 6 मिलीमीटर पर है। लेटरल मतलब बाहर की साइड सर? बाहर की साइड, बिल्कुल सर, है ना। 6 मिलीमीटर। देखो पहले तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल कैनाल ऐसे रन कर रहा है, मतलब टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी को क्या बोलते हैं? मीडियल साइड। अवे फ्रॉम द बॉडी को क्या बोलते हैं? लेटरल साइड। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं एक्सटर्नल कैनाल ऐसे घुस रहा हूँ, मैं अंदर घुस रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो टर्मिनल एंड जो आ गया है ना, किसका? एक्सटर्नल कैनाल का, उससे 6 मिलीमीटर वापस लेटरल। ठीक है, उसके वहां पर क्या प्रेजेंट है? थोड़ी सी नैरोइंग हो जाती है इसी किसकी, इस कैनाल की, बोनी कैनाल की। इसको बोलते हैं क्या हम? इस्थमस। आगे समझने, इस्थमस बोलते हैं इसको। इस्थमस की क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है? कोई भी फॉरेन बॉडी आई ना, अगर वो इतनी मतलब कि अगर घुस के चली गई अंदर और यहाँ पर जाकर के वो स्टक हो गई, तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ इसको निकालने के लिए हम सर्जरी थोड़ा ना करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसको निकालना, इसी रूट से निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए इस्थमस बोलते हैं यहाँ पर। इस्थमस यहाँ पे फॉरेन बॉडी स्टक हो जाती है, तो इस्थमस समझ में आया हमको, नैरोइंग समझ में आ गई। ठीक है, और एक और पॉइंट होता है यहाँ पर, एक फोरामेन होता है। क्या होता है? फोरामेन होता है यहाँ पर बेस पर, बोनी, ये जो बोनी कैनाल है ना, बोनी कैनाल, इसके बेस पर ही कहीं ना कहीं फोरामेन होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ हश्के। कहां पर होता है? इंफीरियर साइड में होता है। इसके एंटीरो इंफीरियर बोल लो या इंफीरियर बोल लो, एक ही बात है, फ्लोर बोल लो। एंटीरो इंफीरियर साइड पर एक फोरामेन होता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ हश्के। तो ऑडिटरी कैनाल तो इतना ही था। ठीक है, हमने ग्लैंड्स के बारे में बता दिया, इसके पार्ट्स के बारे में बता दिया, यहाँ पर जो नैरोइंग हो रही है उसके बारे में बता दिया। इनकी क्लिनिकल पॉइंट्स, इनके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है फोरामेन की? कुछ नहीं होते। यहाँ से इंफेक्शन स्प्रेड हो सकता है, मिडिल ईयर का इंफेक्शन है मान लो, अगर तो वो यहाँ आया, ठीक है, नहीं मान लो कि यहाँ की कोई पैथोलॉजी है, इसके नीचे की जो बोन होती है ना, यहाँ पर मेस्टोइड बोन जो है, यहाँ पर सारी मेस्टोइड बोन, इसकी जो टेम्पोरल बोन का एक हिस्सा होता है मेस्टोइड बोन, उसकी भी एनाटॉमी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो उसमें से कोई इंफेक्शन जो होगा मान लो, वो इन फोरामेन के बीच में आ सकता है, इन फोरामेन के बीच में आ जाएगा, तो इसकी भी पैथोलॉजीज आ जाएंगी। तो ये इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रहती है। सर ये फोरामेन ऑफ सेंटोरिनी ये एक ही होता है या कई सारे होते हैं? फोरामेन ऑफ सेंटोरिनी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बनाए भी हैं मैंने 2, यूजुअली 2 होते हैं, 2 से 3 के बीच में होते हैं। तो नॉर्मली देखे जाते हैं कि 2 होते हैं। ठीक है ना, तुम्हारी बुक में ये लिखा है कि 2 ही नंबर्स होते हैं यार। कौन से? फोरामेन ऑफ सेंटोरिनी, ये संतारानी। तो यहाँ से फोरामेन क्लियर हो गए हमारे। तो हमने एक्सटर्नल ईयर के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब इसमें से भी तीसरा पार्ट जो हमारा आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। तो हम अब बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर के लास्ट स्ट्रक्चर की। वो कौन सा है? हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको तो हम ना 2 इसकी, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पूरी की पूरी एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा नहीं है, इसका सिर्फ बाहर वाला है। देखो हम यहाँ से घुस रहे हैं अंदर, घुस रहे हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमको बाहर की तरफ दिख रही है ना, वो हमारा किसका पार्ट है? एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। अंदर वाला पार्ट मिडिल ईयर का पार्ट है। ठीक है, ये भी क्लियर रहना चाहिए कि सिर्फ एक्शन, तो हम जो नर्व सप्लाई की बात करेंगे ना इसमें एक्सटर्नल ईयर में,
मैं जब एक्सटर्नल इसकी इन तीनों की नर्व सप्लाई की जब बात करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं उसमें कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट को ये सप्लाई कर रही है नर्व, मैं साफ साफ बोलूंगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई कर रही है। तो मैं पहले से ही समझ में आना चाहिए कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट को सप्लाई हो रही है, इसका मतलब इनर पार्ट की अलग सप्लाई होगी। वो कहाँ पढ़ेंगे हम? मिडिल ईयर में। तो इतना पार्ट तो क्लियर है ना। तो आज हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूं, उसके थ्रू एक बेसिक एनाटॉमी समझेंगे इसकी, उसके बाद हम आगे की चीजों की बात करेंगे। तो ये ऐसे रहती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, गोला ठीक है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से ना कान में घुसो, अपने कान में मत घुसना, साथ वाले के कान में घुसना है, ठीक है। तो कान में घुसो, उसके देखो जाकर के अंदर तो एक गोला सा नजर में आएगा, वो गोला यही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। अब ये मेम्ब्रेन जो है इसकी लेयर्स क्या है, इसको इसके जो क्या कहते हैं वाइब्रेट कौन सा पार्ट करता है, इस पे ये क्या दिख रहा है हमको, ये कुछ अजीब सा पार्ट दिख रहा है ना यार, ये क्या दिख रहा है हमको, इसकी बात भी मैं करूंगा अभी, ठीक है ना। तो अभी आ जाते हैं बेसिक पार्ट पर। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी लेयर्स की बात बाद में करेंगे। ये जो लेयर आप ये कोने कोने सर्कमफ्रेंस से जो होती है थोड़ी थिकन हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? एन्युलस। एन्युलस बेसिकली हमने फिजिक्स में देखा है कि हम रिंगों को रेफर करते हैं एक तरह से, रिंग की जो रिम होती है ना बाहर वाली, उसको हम एन्युलस बोलते हैं, ठीक है। तो एन्युलस, इसके नाम के आगे टिम्पैनिकस और लगा देते हैं, टिम्पैनिकस, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना यार ये, तो एन्युलस टिम्पैनिकस। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। अभी ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसके, तुम्हें पता है कि इसके जस्ट अंदर मैं जब जाऊंगा इसके पार, तो हमें क्या दिखेगा? मैलियस दिखेगा, दिखेगा ना मैलियस। मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था, यहाँ पर मैंने दिखाया था मैलियस, मैंने इसको रद्द कर दिया, ठीक है। तो मैं तुम्हें दोबारा बना के दिखाता हूँ एक बार कि यहाँ पर ये मैलियस ऐसे रहता है, ठीक है। ये यहाँ इतने हिस्से में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहती है, इतने हिस्से में, ठीक है, इतने हिस्से में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहती है। तो इसका जो इंप्रेशन है ना, ये एकदम चिपका होता है इससे, किससे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। कौन सा? ये मैलियस वाला पार्ट जो होता है ना, ये इसका ये स्ट्रेट वाला पार्ट है, और जो इसका ये लेटरल प्रोसेस से निकली हुई है, इनके नाम क्या है ये भी बताऊंगा अभी मैं। और ये जो होते हैं एकदम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इतने चिपके रहते हैं कि हम जब यहाँ से घुसते हैं ना कान में कैमरा लेके, तो हमें दिखते भी हैं, बकायदा ये डिप्रेशन से होते हैं, दिखते भी हैं। और साथ ही साथ इन्हीं लैंडमार्क्स के भरोसे हमने इनको क्वाड्रेंट्स में भी बांटा है, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्वाड्रेंट्स में भी बांटा है। वो क्वाड्रेंट्स में बांटने का मकसद क्या है वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये क्या है? इंप्रेशंस है, पर एक तरह से उभार है किसका? अंदर छिपी हुई मैलियस का। ये मैलियस का कौन सा हिस्सा है? ये वाला पार्ट है मैलियस का। इसका नाम क्या है यहाँ पर? इसका नाम क्या है यहाँ पर मैलियस का? तो इस मैलियस के इस पार्ट को, जो ये वाला पार्ट आ रहा है, इस लंबे से पार्ट को क्या बोलते हैं? हैंडल ऑफ मैलियस। क्या बोलते हैं? हैंडल ऑफ मैलियस। और ये टिप को, इस टिप को बोलते हैं, एक स्पेशल नाम दिया गया है इसका, अम्बो, ठीक है, अम्बो। तो इस लंबे से पार्ट को, इस पार्ट को हम मैलियस के क्या बोल रहे हैं? हैंडल ऑफ मैलियस, ठीक है। और इस पॉइंट, इस टिप को क्या बोल रहे हैं? अम्बो। और एक छोटी सी एक प्रोसेस निकल रही है, देखो ये वाली प्रोसेस निकल रही है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? लेटरल प्रोसेस, ठीक है, लेटरल प्रोसेस। तो ये तीन पार्ट जो होंगे ना, इनको हम क्या बोल सकते हैं? एक तरह से लैंडमार्क्स फॉर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये तीनों क्या बनाते हैं? लैंडमार्क फॉर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लैंडमार्क फॉर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हम जब कान में घुसेंगे, हमको ये इंप्रेशंस नजर में आएंगे ना, जब तो हमको पता चलेगा कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई है। लैंडमार्क का ये मतलब रहता है हमारा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? हमारे लैंडमार्क्स हैं। और मैंने बताया कि एन्युलस है, ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा है ना इसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। हम आते हैं किस पे? पार्ट्स पे, ठीक है। बस लेयर्स पे आते हैं सर इसकी हम लोग। इसकी लेयर्स की मैं बात करूं, ठीक है। तो हम अब बात कर रहे हैं इसकी लेयर्स की, ठीक है ना। लेयर्स की बात करना भी जरूरी है यहाँ पर। देखो ये वाला जो हिस्सा है, रेड वाला हिस्सा, ये कहाँ से आ रहा है? एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल से आ रहा है, ठीक है। और ये जो बीच में फाइबरस लेयर रहेगी हमारी, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी जो मिडल ईयर के साथ कंटिन्यू हो जाएगी। तो एक तरह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो ये है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसकी जो लेयर्स आ रही हैं, वो जो लेयर्स फॉर्म कौन कर रही है? देखो ये ब्लैक, ये जो रेड वाली लेयर है, इसका ये कौन सी लेयर है? जो स्किन की लेयर है ना हमारी, एपिथेलियल लेयर, वही इसकी बाहर वाली लेयर बना देगी। वही मतलब कि एक तरह से स्किन अंदर ही अंदर आ रही थी, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी और उसकी एक लेयर बना देगी। तो एक ही एपिथेलियल लेयर हो गई यहाँ पर, ठीक है। और इस सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है, वो मिडल ईयर की म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो होती है ना, म्यूकोसल लेयर जो होती है, वो इसकी इनर बना देगी, म्यूकोसल लेयर। और बीच वाली लेयर कौन सी होती है? फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर। ये डिपोजिशन होता है फाइब्रस मटेरियल का, तो ये फाइब्रस लेयर बन जाती है। ये तीन लेयर क्लियर है हमको कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सर ये तीन लेयर होती है।
अब किसी जगह पर ये फाइब्रस लेयर एब्सेंट होती है, कहीं नहीं, मतलब कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कुछ हिस्से में ना, देखो ये वाला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, कुछ हिस्से में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ये फाइब्रस लेयर एब्सेंट होती है। अब तुम्हें बताओ ये फाइब्रस लेयर ना इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, सख्ती प्रोवाइड कर रही है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मान लो ऐसे ढीली सी रहेगी, इसको वाइब्रेट होना है सर यहाँ पर, क्योंकि इसको साउंड ट्रांसमिट करनी है कि नहीं करनी है यहाँ पर अंदर की तरफ। तो जब ये हल्की रहेगी, मान लो फाइब्रस लेयर ना होती, ठीक है ना, फाइब्रस लेयर ना होती, इलास्टिक रहती, फाइब्रस ना होती, इलास्टिक रहती, क्या ये वाइब्रेट कर पाती? क्या नहीं कर पाती, इसकी इलास्टिसिटी की वजह से वाइब्रेट नहीं कर पाती, ठीक है। अब कहीं पर ये फाइब्रस लेयर एब्सेंट होती है, फाइब्रस लेयर एब्सेंट होने की वजह से एक रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है, उसकी वजह से ये वाइब्रेट करती है। आ रही है बात समझ में? ऐसे वाइब्रेट करेगी रिजिडिटी आने की वजह से, सॉरी फाइब्रस लेयर की प्रेजेंस की वजह से वाइब्रेट करेगी। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं कि जहां पर फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होती है वहां पर शक्ति आती है, वहां पर वाइब्रेशन अच्छा होता है। आ रही है बात समझ में? वाइब्रेशन गुड। और जहां पर ये लेयर एब्सेंट होती है वहां पर वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए शक्ति होनी जरूरी है। आ रही है बात समझ में? अगर शक्ति नहीं होगी, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। आ रही है बात समझ में? इसलिए तो हमको फाइब्रस लेयर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए वाइब्रेशन कराने के लिए, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ कि कौन से हिस्से में हमारे इस फाइब्रस लेयर की एब्सेंस होती है। इतने हिस्से में इस जो ये मैलियस का पार्ट है, इससे ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर फाइब्रस लेयर एब्सेंट होती है। तो मेरे को बताओ कि क्या ये हिस्सा वाइब्रेट करेगा? क्या नहीं करेगा? आ रही बात समझ में? सिर्फ वाइब्रेशन होती है इतने हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फाइब्रस लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तुम खुद सोचो, देखो मेरा कोई स्ट्रक्चर है, वाइब्रेट कराना है, अगर तो मैं इसके पीछे से एक हड्डी ले आऊंगा, मैलियस नाम की हड्डी आ गई, इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया, एकदम चिपकी रहती है, एडहेरेंट होती है, चिपका दिया, क्या ये वाला हिस्सा वाइब्रेट कर पाएगा? कैसे इसके साथ चिपका हुआ है? सही वाला करेगा, लेकिन ये वाला नहीं कर पाएगा। तो एक और पॉइंट आ गया कि फाइब्रस लेयर के होते हुए भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ना ये वाला हिस्सा वाइब्रेट नहीं करेगा। आइए बात समझ में? यस सर। और देखो मैंने बताया था कि इसकी जो बाहर की जो रिम होती है, इसको क्या बोलते हैं? एनुलस बोलते हैं ना, एनुलस बोल रहे थे इसको हम, एनुलस। तो ये भी थोड़ा थिकन होता है एरिया, ये पूरा थिकन होता है एरिया, तो ये भी वाइब्रेट नहीं करता है। अब तुम्हें मतलब कोई पूछे कि इफेक्टिव एरिया कितना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, तुम्हें समझ आएगा कि कितना इफेक्टिव एरिया होता है, ये वाला, सिर्फ ये जो बचा हुआ एरिया है ना, ये इफेक्टिव एरिया है किसके लिए? वाइब्रेशन के लिए। आ रही है बात समझ में? यस सर। क्लियर है एकदम? ठीक है, बिल्कुल। पहले टोटल एरिया कितना होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का? मैंने तुम्हें पिछली बार जब मैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बता रहा था, मैंने गलती कर दी थी उसकी डायमेंशंस में, ठीक है ना। वो टोटल एरिया कितना होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का? कितना मैंने बताया था, लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी थिकनेस। लेंथ कितनी होती है इसकी? 10 मिलीमीटर। ब्रेड्थ कितनी होती है इसकी? 8 मिलीमीटर। और थिकनेस कितनी होती है इसकी? 0.1 मिलीमीटर। तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। डायमेंशंस क्लियर है? मैंने इसकी लेयर्स बताई, मैंने इसकी कहां पर फाइब्रस लेयर, इस ऊपर वाले हिस्से में फाइब्रस लेयर एब्सेंट होती है, नीचे वाले में प्रेजेंट होती है। तो जहां पर एब्सेंट होती है सर, इसका एक नाम दिया गया है, बोलते हैं पार्स फ्लैसिडा। हाँ देखो यहाँ पे फाइब्रस लेयर एब्सेंट है ना, तो ये लेयर कैसी रहेगी? फ्लैसिड रहेगी। फ्लैसिड मतलब कैसे? लटकी सी रहेगी, कम इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी, तो पार्स फ्लैसिडा नाम पड़ गया इसका। यस सर। और जहां पर जो फाइब्रस लेयर है प्रेजेंट है, वो थोड़ी टेंस होगी, थिक होगी, तो क्या बोलेंगे? पार्स टेंसा बोलेंगे इसको। क्या पूरी पार्स टेंसा वाइब्रेट करती है? नहीं करती सर। पार्स टेंसा का भी कुछ पार्ट वाइब्रेट करता है, जहां पर मैलियस होता है वो नहीं करता है, सरकमफ्रेंस वाला जहां पे एनुलस होता है वो भी वाइब्रेट नहीं करता है, बचा हुआ एरिया करता है सर। आ रही है बात समझ में? तो ये क्लियर है दोनों पॉइंट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी हमारी लगभग पूरी हो गई। रह क्या गई अब? सिर्फ नर्व सप्लाई, ठीक है। नर्व सप्लाई से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ना यहाँ पर, मैं तुमको वो बताता हूँ एक बार, कि जैसे मान लो ये मेरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, मैंने बताया था कि इसको हम इसी आधार पे ना इसके बेसिस पे ही हम इसको क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। वो क्वाड्रेंट्स कैसे हैं? एक तो लाइन सीधी खींच दो सर, यहाँ पर एक लाइन यहाँ से खींच दो, पार्स से टेंसा से ऊपर, ये पार्स टेंसा था ना, इसके ऊपर एक लाइन खींच दो। एक लाइन कहाँ खींच दो तुम? यहाँ खींच दो। कहाँ पर खींच दो भाई? यहाँ पर खींच दो। तो 4 क्वाड्रेंट दिखते हैं मेनली, 1 2 3 4, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आगे वाला क्वाड्रेंट है। आगे में भी ऊपर वाला है तो एंटेरो सुपीरियर, आगे में नीचे वाला है तो एंटेरो इंफीरियर, आगे पीछे में ऊपर वाला है तो पोस्टेरो सुपीरियर और पीछे में नीचे वाला है तो पोस्टेरो इंफीरियर। अब इनकी ये हमने क्यों करे हैं, इनकी खास बातें क्या है? मेन तो खास बातें इनकी सर्जिकल लैंडमार्क्स हैं।
मतलब कि इस क्वाड्रेंट में सर्जरी कुछ अलग तरह की सर्जरी होगी, अगर हमको दूसरी सर्जरी करनी है तो वो इस क्वाड्रेंट में होगी, एक और सर्जरी करनी है तो इस क्वाड्रेंट में इसमें। तो ये अलग अलग सर्जिकल लैंडमार्क्स हैं, उनको हम जब डिसीज करेंगे तब जब उनकी सर्जरी की बारी आएगी तब हम बात करेंगे। अभी तो मोटी मोटी बात याद रखो कि यहाँ पर ना एक कोन बनता है। कोन क्या होता है? ये कोन बनता है, ठीक है। ये कोन क्या है यार? कोन कुछ नहीं है, जो ये मैरियस दिख रहा है तुमको, मैरियस का हैंडल दिख रहा है ना यहाँ पर, इसी की रिफ्लेक्शन होती है। क्योंकि हम जब कान में घुसते हैं तो लाइट लेके घुसते हैं, तो हमको इसकी रिफ्लेक्शन इस पे बनती हुई दिखाई देती है। किस पे? कुछ क्वाड्रेंट में, एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको बोल देते हैं क्या? कोन ऑफ लाइट। ये बात याद रहेगी। यस सर, ये हमारी पूरी हो गई। क्या क्वाड्रेंट वाले इसमें सर फिर ये कोन ऑफ लाइट ही मेन पॉइंट याद रखना है। ठीक, एक मैंने बताया मेनली किसके लिए हमने डिवाइड करे हैं? सर्जिकल लैंडमार्क्स है, सर्जिकल लैंडमार्क्स हैं, ठीक है ना। जब हम सर्जरी करेंगे इनकी तब इनकी अलग से बात करेंगे कि सर ये वाली सर्जरी टिम्पेनोप्लास्टी की, ये वाली टाइप 1 टाइप टिम्पेनोप्लास्टी इस क्वाड्रेंट में की जाती है, इस क्वाड्रेंट में की जाती है, इस क्वाड्रेंट में की जाती है। तो हम जब उनकी जरूरत पड़ेगी हम तब बात करेंगे उनकी। अरे बात समझ में? यस, ठीक है। तो अभी उतना जरूरी नहीं है। अब हम आते हैं सीधा नर्व सप्लाई, जो हमारा आखिरी पार्ट होगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उसको। तो देखो हम अब आ रहे हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर के लास्ट पार्ट पर, जो है नर्व सप्लाई। किसके स्ट्रक्चर को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। तो मैं पहले इसको डायग्राम को मत देखो, तुम तो सीधा इसको देखो, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका काम इस पे कैसे है, ठीक है। तो मैंने बताया है कि ये 5 नर्व जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती है। कितनी नर्व होती है? 5 नर्व होती हैं, वो इन्वॉल्व होती है। इनमें से 3 जो होती है ना, ये 3 जो होती है सर्वाइकल ब्रांचेज हैं, सर्वाइकल नर्व्स हैं, जो सर्वाइकल नर्व्स हैं, और ये क्रेनियल नर्व्स हैं, सॉरी, है ना, क्रेनियल नर्व्स। ये 5 नर्व जो होती है इन्वॉल्व होती हैं। देखो ये 3 ए आ रहे हैं यहाँ पर, क्रेनियल के सर्वाइकल के 3 ए आ रहे हैं, और ये क्रेनियल के गैलो आ रहे हैं यहाँ पर, GALO याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, गैलो। तो ए से पहले कौन सी नर्व बनती है? ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ये 5th नर्व की ब्रांच है। फिर कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ठीक है। दूसरी होती है हमारी आर्नोल्ड्स नर्व। ये वैगस नर्व भी होती है सर। हाँ, ये वैगस की ब्रांच है ना सर? कौन सी? आर्नोल्ड्स नर्व, हाँ, ये वेगस की 10th नर्व की ब्रांच है, ठीक है। तीसरी नर्व होती है हमारी फेशियल नर्व की ब्रांच, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। 7th नर्व होती है हमारी। तो 5 7 5 10 7 5 10 7 याद रखनी है इनकी ब्रांचेस, ठीक है। 3 नर्व क्लियर है सर्वाइकल ब्रांच की, ठीक है। अब हम आते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व, 2 क्रेनियल नर्व यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं। वो कौन सी? ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ठीक है। इसलिए गैलो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम कंफ्यूज होगे कि इसमें ग्रेटर ऑक्सीपिटल, लेसर ऑरिकुलर, इसमें कंफ्यूज होगे। तो गैलो याद रखो, ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, खत्म, इतनी बात खत्म। तो अब अगर ये नर्व याद हो गई, तुम्हें नर्व सप्लाई याद हो गई, इसकी कैसे याद होगी सर? देखो इस पिन्ना वाले पार्ट को तो ये सारी की सारी सप्लाई कर रही है, ऑल 5 नर्व्स। इस एक्सटर्नल यूरिनरी कैनाल को इनमें से पहली 3 सप्लाई कर रही है, ये तीनों, ठीक है। 5 10 7 फर्स्ट 3। और इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर वाले हिस्से को सिर्फ पहली 2 सप्लाई कर रही हैं। तो 5 3 2 क्लियर है? 5 3 2 का रूल सारी नर्व अगर याद हो गई तो ये 5 3 2 याद हो जाएगा हमको, ठीक है। 5 3 और 2 ये नर्व सप्लाई यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ हमने एक्सटर्नल ईयर को कंप्लीटली पढ़ा है, एक चीज पढ़ी है यहाँ पर। अब हम आगे मिडिल ईयर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।